हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन सी और इसी तरीके सेक्शन सी आपका होता है 18 मार्क्स का एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। 6 3 जा 18। ओके, और क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक सेक्शन सी में होते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x plus 3, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। तो अब यहाँ पे पॉलिनोमियल हमको फॉर्म करना है। एक पॉलिनोमियल ऑलरेडी देके रखा है, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वेयर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे बोला है कि जैसे इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो एक पॉलिनोमियल बनाओ जिनके जीरोस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। तो इस फॉर्मूले में अल्फा बीटा की जगह 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा पुट कर देना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा के इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा x plus 1 by alpha into 1 by beta where k is not equals to 0। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हमारा जो ऑलरेडी गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो a है 1, b हो गया -5 और c हो जाएगा 3। ये वैल्यूज इसमें रखनी है तो एक नया पॉलिनोमियल हमको मिलेगा। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू के वेर एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसको सॉल्व कैसे करना है तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यूज रखेंगे। सो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और यहाँ अल्फा यहाँ बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एक ही होता है। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी। ए कैंसिल, ये हो गया माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी की वैल्यू क्या है -5 ब्रैकेट में -5 और सी की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3। तो अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हमको क्या मिला 5/3। अब इसी तरीके से हम 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा ढूंढेंगे। 1 बाय बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा ए अपॉन सी। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और सी की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 1/3। ये हो गया हमारा 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। अब बस वैल्यूज रख देनी है ये वाले में। पी एक्स इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या है 5/3, तो ब्रैकेट में 5/3 एक्स प्लस 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा क्या आया 1/3, तो हो जाएगा 1/3 वेर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम एलसीएम ले लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 1, ये अपॉन में 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम के लिए इंटू 3, तो ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ेगा वेर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे ऊपर हमने 3 मल्टीप्लाई किया है तो 3 इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3 वेर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये जो 3 है उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो देखो k बाय
इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 वेयर k बाई 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या है? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा और 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, उससे जो हमको पॉलिनोमियल मिला वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है? फैक्टराइज। तो 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 आया 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर प्लस का 5√2 मिले, यानी कि एक फैक्टर जो √2 है वो फिक्स हो गया। हम यहाँ पे 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, है ना? तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 1 तो होता ही है ना। हमको √2 चाहिए, तो ये जो 2 है इसको लिखा जा सकता है √2, है ना? तो दो जो नंबर हमको चाहिए उसमें से दोनों में एक √2 और यहाँ √2 तो फिक्स हो गया। अब यहाँ क्या नंबर आए इधर के, उन दोनों का अगर हम माइनस करें तो हमको 5√2 मिले। तो देखो अब क्या बचा हमारे पास? 2 3 6, तो यहाँ 6 लिख दिया और 1, तो 6√2 माइनस 1√2 क्या होता है? 5√2। लेकिन हमको यहाँ पे प्लस का चाहिए, तो ग्रेटर में हम साइन प्लस का लगाएंगे। तो प्लस 6√2x माइनस 1√2, 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया? अब इसको कॉमन निकालने में भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नहीं है, लेकिन इधर पे भी √2 है। इसको एक्सपांड करेंगे हम। जैसे 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 4 होता है ना, 2 2 4। तो एक 2 को एज इट इज लिखा और दूसरे 2 को क्या कर दिया? √2 इंटू √2 लिख दिया। देन एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 6 और √2 तो ऑलरेडी है, x माइनस इन दोनों में कुछ नहीं हो सकता, तो इसको हम वही लिखेंगे √2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पर अब कॉमन आसानी से दिख रहा होगा। क्या कॉमन है? पहले तो एक x यहाँ और 2x, तो एक x कॉमन आ जाएगा। दूसरा √2 और एक √2 ये कॉमन है, और 2 और 2 ये कॉमन है। इतनी चीजें हमको कॉमन निकाल लेनी है। तो ये हो जाएगा 2√2x, 2√2x। तो अंदर यहाँ पे क्या बचा? 2√2x चला गया, तो इधर बचा √2x, है ना? और प्लस 2√2x चला गया, यहाँ क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। समझ में आया? इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो -1 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा √2x माइनस माइनस प्लस 1 3 3 एज इट इज। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, देयरफॉर 2√2x माइनस 1 और दूसरा √2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो 2√2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, √2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 2√2x इक्वल्स टू 1 प्लस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2√2, और यहाँ पर √2x प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/√2। समझ में आया? मेन तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही देखना था ढंग से, बाकी तो रिलेशन वेरीफाई करना इजी है, पर ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अब रिलेशन वेरीफाई कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2√2 प्लस -3/√2, 1/2√2 प्लस -3/√2।
इक्वल्स -b अपॉन a। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे a क्या है हमारे लिए, a है 4, फिर b क्या है 5√2 और c है -3, है ना, abc हो गया। तो माइनस और b की वैल्यू क्या है 5√2 डिवाइड बाय a है 4। एलसीएम लेना है तो इधर पे √2 नहीं है, सॉरी यहाँ √2 है, यहाँ 2√2 है, तो इधर पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2√2, फिर 1 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -5√2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अच्छा अब 4 को एक्सपांड करना रहेगा। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो एक 2 एज इट इज, दूसरे 2 को हम कर देंगे √2 इंटू √2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस 6 ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 2√2 इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या है √2 से √2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -5 डिवाइड बाय 2√2। तो हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। क्लियर, तो अल्फा प्लस बीटा का तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब क्या बचा, सम ऑफ जीरोस के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है 1/2√2 इंटू -3/√2 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी है -3, ए है 4 अपॉन 4। देखो 1 इंटू -3 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 2 और 2 2 ज़ा 4, तो -3/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी है -3/4, हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। क्लियर हुआ, समझ में आया। जब भी रूट अगर आपको पॉलिनोमियल में देके रखा है तो जो भी रूट का नंबर है वो फिक्स हो जाता है। तो आपके जो फैक्टर्स है, मान लो अगर रूट के अंदर 3 है, तो अगर वो जो 12 किया है उसमें जो 3 है उसको √3 इंटू √3 करके अलग लिख लो, उसके बाद फिर दोनों नंबर्स एडजस्ट करो कि प्लस या माइनस करने में जो भी आ रहा हो, है ना। तो यहाँ जो भी नंबर होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी से। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of the year and then increase her weekly savings by ₹1.75। तो देखो पहले हफ्ते 5 रुपए सेव किए, दूसरे हफ्ते क्या किया, सेविंग बढ़ा दी, तो 1.75 यानी कि 6.75। इस तरीके से हर हफ्ते वो 1.75 अपना सेविंग बढ़ाती जा रही है ना, एपी हो गया। सो इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 देन फाइंड n। यानी कि ऐसे जब वो अपनी सेविंग बढ़ाती गई तो एक हफ्ता ऐसा आया जब उसकी सेविंग क्या हो गई 20.75। तो वो कौन सा वीक है, यानी कि an ये हमको दे के रखा है, लेकिन वो कौन सा वीक है वो फाइंड करना है, यानी कि हमको यहाँ पर n फाइंड करना है। क्लियर, तो एपी हमारा हो जाएगा पहले हफ्ते 5, दूसरा 5 + 1.75, तो ये हो जाएगा 6.75। अब 6.75 में फिर से 1.75 ऐड कर दो, तो 15 6 7 8 ये हो जाएगा 8.50। और ऐसे करते करते ये चला कब तक 20.75। ओके, सारी इंफॉर्मेशन देके रखी है, ए डी ए एन। सो ए हो जाएगा हमारे लिए 5, डी हो जाएगा 6.75 - 5 यानी 1.75, ठीक है। और ए एन 20.75 दिया है और हमको फाइंड करना है एन, तो इधर पर हम ए एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे गलती मत करना, कुछ समझते हैं कि ये टोटल सेविंग्स है, टोटल सेविंग नहीं है, यहाँ पे देके रखा है nth वीक, है ना, nth वीक यानी कि ए एन nth टर्म होता है ना, तो ए एन की वैल्यू है, तो ए एन इज इक्वल्स टू a + n - 1 d। 20.75 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5 है, n - 1 डी की वैल्यू 1.75। 5 यहां लाएंगे माइनस हो जाएगा, 20 - 5 15.75 इज इक्वल्स टू 1.75 इंटू n, तो 1.8
अच्छा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई ना करें और लास्ट में उसको डिवाइड कर दे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो उसको यहीं पे एज इट इज रख देते हैं ना, इन n-1 ब्रैकेट में 1.75। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर n-1 इज इक्वल्स टू 15.75 डिवाइड बाय 1.75। देखो डेसिमल चले जाएंगे, ऊपर भी 2 के बाद नीचे भी 2 के बाद, तो डेसिमल तो चला गया, तो 15.1575 और नीचे 175। ठीक है, अब 25 की टेबल से इसको कैंसिल कर दो, 25 7 जा और 25 6 जा क्या होता है 150, 75, 25 3 जा 75, 7 1 7, 7 9 जा 63, therefore n-1 is equals to 9, therefore n is equals to 9 minus 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। क्लियर, समझ में आया? तो कौन से वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो गई, तो 10th वीक में। आंसर इज 10th वीक। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एपी से ही है। कैसे, देखो, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर यानी कि जो आपको समझ में आ रहा है वो नोट डाउन करते जाना है। थर्ड ईयर यानी होता है A3 हो गया, तो थर्ड ईयर में उसने 600 का प्रोडक्शन किया, एंड देन 700 सेट इन 7th ईयर, सो A7 इज इक्वल्स टू 700, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। अब बोला है कि जो भी इंक्रीज हो रहा है यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा वो यूनिफॉर्म है, यानी कि कैसा है, यूनिफॉर्म है, फिक्स डिफरेंस है, और एपी का यही रूल होता है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, देन फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ, इन फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना है यानी कि ए फाइंड करना है, देन 10th ईयर में तो यहाँ A10 फाइंड करना है, और फिर द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स यानी कि पहले 7 साल में कितना प्रोडक्शन कर दिया टोटल, तो यहाँ पे हमको S7 फाइंड करना है। क्लियर हुआ? ए और एस में क्या फर्क है, यहाँ बोला था फर्स्ट ईयर, यहाँ बोला था 10th ईयर, लेकिन यहाँ बोला है फर्स्ट 7 ईयर्स, तो स्टार्टिंग के 7 ईयर में कितना प्रोडक्शन कर दिया, तो यहाँ पे सम पूछा है, तो यहाँ हम S7 निकालेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखते हैं, जब भी आपको ऐसे 2 टर्म्स देखिए रखे हो, मैंने क्या सिखाया था, एक्सपांड करना है, तो A3 को लिख दो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600, और ये हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। A सेम है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल, 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 4D इज इक्वल्स टू माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल, D इज इक्वल्स टू 100 बाय 4, 425 जा 100 होता है, तो D की वैल्यू क्या आ गई 25। ओके, D आ गया 25। अब इस D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, दोनों में से, तो इसमें रख देते हैं A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600, तो A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल 600, तो A प्लस 25 2 सा 50 इक्वल 600, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A is equals to 600 minus 50, therefore A is equals to 550। देखो A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो हमारा पहला आंसर तो आ ही गया। यहाँ पर हमको फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन जानना था, तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है 550 टीवी सेट्स का। क्लियर है? अब A10 हम फाइंड करेंगे। A10 फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। सो A10 इज इक्वल्स टू A कितना है, फाइंड किया 550 है, प्लस N माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, और D है 25। सो 550 प्लस 10 माइनस 1 9, 25 9 से कितना होता है 225। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 775। तो दूसरा आंसर भी आ गया कि 10th ईयर में टोटल 775 टीवी सेट्स का प्रोडक्शन हुआ है। नाउ लास्ट पूछा है S7, सो SN इज इक्वल्स टू, यहां पर 7th ईयर का प्रोडक्शन हमको दे के रखा है, देखो 7th ईयर का प्रोडक्शन दे के रखा है और हमको S7 निकालना है, यानी कि ये लास्ट टर्म हुआ है ना, लास्ट टर्म हुआ तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN।
सो n/2 यानी कि 7/2 इन ब्रैकेट ए कितना है 550 प्लस an 7th ईयर में प्रोडक्शन है 700 का 700 7/2 इंटू 1250 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 625 इंटू 7 7 5 जा 35 7 2 जा 14 15 16 17 7 6 जा 42 और 1 43 तो S 7 आया 4375 यानी कि फर्स्ट 7 ईयर्स में टोटल 4375 टीवी सेट्स का प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से find a coordinates of a point which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। अब ये लाइन सेगमेंट है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। A B, A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 2, B की कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 8। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट। तो ये P Q और R इक्वल पार्ट बोला है तो 1:1:1:1। ठीक है, रेशियो क्या होगा? सेम ही होगा क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर रेशियो वाला फॉर्मूला अगर इस्तेमाल ना करना हो तो भी हम यहाँ पर मिड पॉइंट से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? अब Q को देखो, क्योंकि ये वाली साइड कि 1 + 1 क्या होगा 2 हो गया और ये वाली साइड 1 + 1 2, यानी कि Q जो है इस AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है 2:2 यानी कि 1:1 हुआ, जब कैंसिल हो जाएगा तो Q क्या है? मिड पॉइंट है AB का। सिंस Q इज द मिड पॉइंट of AB, therefore QXY, Q का हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल, वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत भी नहीं है, m1 m2 वाला रेशियो वाला कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा x1 y1 और ये है x2 y2। सो x1 इज -2 + 2 डिवाइड बाय 2 और y है 2 + 8 डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा 0/2 और 10/2। 2 5 = 10 होता है। Therefore Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 5। पहला आंसर आ गया, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5। यहां लिख देते हैं 0 5। अब बचा P और R। अब यहां पर ये जो P है उसको देखो, AQ के बीच में P है, ये वाला 1 रेशियो में, ये वाला 1 रेशियो में, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो PXY, यहां पर हम दोबारा से मिड पॉइंट का फॉर्मूला अब एक बार लिख दिया, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही हूं, सीधा P के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो -2 + 0 -2 + 0/2 और y हो जाएगा 2 + 5/2। ठीक है, तो -2/2 और 7/2, 2 1 = 2। Therefore PXY is equals to -1 और 7/2। ठीक है, दूसरा आंसर भी आ गया। अब बचा तीसरा कोऑर्डिनेट, यहां लिख लेते हैं, यह आया -1 और 7/2। R की बात करें तो दिख रहा है कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, therefore RXY is equals to, R के लिए 0 + 2/2, 0 + 2/2 और 5 + 8/2, तो हो जाएगा 2/2 और यहाँ पे 13/2, ये हो जाएगा 1। सो R के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 13/2, 1 और 13/2।
क्लियर है ना, सिंपल एकदम। क्वेश्चन में लिखा ही था कि 4 इक्वल पार्ट्स, जब इक्वल पार्ट्स हैं तो रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इधर डायरेक्ट मिड पॉइंट के फॉर्मूले से Q 0.5, P -1 7/2 और R 1 13/2 फाइंड कर लिया है। डन है। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये PQ है, कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की है, इसका रेडियस सर्कल का 5 सेंटीमीटर है, टेंजेंट है T फ्रॉम T, तो TP और TQ ये दोनों टेंजेंट्स हो गए। हमको ये TP की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसमें पहले तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, उसके बाद ये वाला और आखिरी में ये पूरा ट्राइंगल। इन 3 ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। पर देखो, पहला रूल जो लगेगा या पहला थ्योरम जो है वो क्या है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अब सेंटर से ये लाइन जा रही है ना, जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। यानी कि अगर ये पूरी कॉर्ड 8 सेंटीमीटर है तो ये आधी आधी यानी कि कितनी हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। पहले इतना लिखना है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisect the chord therefore हमारे लिए PR जो है वो हो जाएगा हाफ ऑफ PQ, यानी हाफ ऑफ 8, 2 4 8, therefore PR is equals to 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो PR कितना आया? 4 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, एक एक करके ट्राइंगल देखेंगे। ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इधर पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा OR आ जाएगा। सो इन ट्राइंगल क्या नाम है, PRO, इन ट्राइंगल PRO, PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। तो PO स्क्वायर 5 है, 5 स्क्वायर, PR है 4, 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। देयरफॉर OR स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 5 = 25 और 4 का स्क्वायर वहां जाएगा माइनस, 4 4 = 16, तो 25 - 16 होता है 9। तो OR स्क्वायर कितना है 9, पर हमको OR चाहिए, दोनों जगह रूट लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देयरफॉर OR इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमने फाइंड की, क्या फाइंड की कि OR कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब दूसरा ट्राइंगल देखो,
ये तो हो गया, ये ट्राइंगल टी पी आर, इस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री था तो ये तो लीनियर पेयर है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहां पर इस ट्राइंगल में हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन ट्राइंगल टी पी आर, इन ट्राइंगल टी पी आर, ये 90 डिग्री है तो अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, तो टी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। टीपी स्क्वायर हमारे पास कुछ है नहीं, टी आर स्क्वायर ये है, टी आर स्क्वायर ये भी नहीं है, तो लिख दो यहाँ पे टी आर स्क्वायर प्लस पी आर कितना है 4 स्क्वायर, देयरफॉर टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। ये एक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है, वैल्यूज ही नहीं है तो अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते वैसे भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा ट्राइंगल है वो देखेंगे। तीसरे ट्राइंगल में प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि परपेंडिकुलर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये पूरा क्या होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री है अगर, तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके अपोजिट साइड यानी कि ओटी ये होगी हाइपोटेनियस। तो फिर हम लिखेंगे अब इन ट्राइंगल टीपीओ, ओटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस है ना, तो ओटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर, टीपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। अब ये ओटी जो है इसको कैसे लिखा जा सकता है, टी आर प्लस ओ आर है ना, ये पूरा ओटी तो इतना टी आर प्लस ओ आर, तो लिखेंगे टी आर प्लस ओ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीपी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो इक्वेशन 1 में हमने देखा था कि टीपी स्क्वायर इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर प्लस 16, तो टीपी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे टी आर स्क्वायर प्लस 16 है ना, और पीओ स्क्वायर, पीओ तो 5 है गिवन है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर जो कि होता है 25, सीधी वैल्यूज ही लिखते हैं 25, 5 5 25। नाउ ओ आर कितना है यहाँ पर, ओ आर 3 है, तो हो जाएगा टी आर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25 कितना होगा 41। ये डायरेक्ट तो ऐड हो नहीं सकता क्योंकि ये टी आर की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी कि 2 3 6 हो जाएगा 6 टी आर, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 3 9, और यहाँ टी आर स्क्वायर प्लस 41, इधर टी आर स्क्वायर है यहाँ भी टी आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, ये 6 टी आर इज इक्वल्स टू 41 माइनस 9, तो 6 टी आर इज इक्वल्स टू 41 माइनस 9 कितना होता है, ये होगा 32, ठीक है, तो टी आर आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, देयरफॉर टी आर इज इक्वल्स टू 16/3 सेंटीमीटर। अभी भी आंसर नहीं आया है, टी आर की वैल्यू आई है 16/3 सेंटीमीटर। टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर प्लस 16, तो ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 1। अब हमारा आएगा फाइनल आंसर, टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर कितना है 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16 तो ऑलरेडी है, स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, डिवाइड बाय 3 3 9 प्लस 16 डिवाइड बाय 1, एलसीएम लेंगे तो 9 इंटू 9 ऊपर भी इंटू 9, होल डिवाइड बाय 9 और 256 प्लस 16 9 जा 144 होता है ना, तो 144 प्लस 256 कितना होता है 2 3 4 400 डिवाइड बाय 9, तो टीपी स्क्वायर आया 400 डिवाइड बाय 9, दोनों जगह रूट लगाएंगे
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा TP इज इक्वल्स टू 400 रूट के बाहर आया तो 20 और 9 रूट के बाहर आया तो 3, तो 20/3। तो हमारा फाइनल आंसर है TP इज इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने एक भी बार प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो एग्जाम में दिमाग नहीं चलेगा कि इसको अप्रोच कैसे करना है ना। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, अगर एक बार भी किए होंगे तो एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, प्रूफ दैट का अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कल अ सर्कल। प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल्स AD प्लस BC। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी एक ही लगेगी। थ्योरम कौन सी है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो अगर टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं तो AP AS इक्वल होगा, BP BQ CQ CR DR DS, ये सारे इक्वल होंगे और यही लिख देना है। देयरफॉर A से स्टार्ट करते हैं, AP इक्वल्स AS, देन BP इक्वल्स BQ, फिर CR इक्वल्स CQ और DR इक्वल्स DS। इक्वेशन 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे। तो पहला इस साइड ऐड करो तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, यहाँ पे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब वहां देख लो AP प्लस BP ये हो जाएगा AB, CR प्लस DR तो ये हो जाएगा CD इज इक्वल्स टू AS प्लस DS, AS प्लस DS हो जाएगा AD और BQ प्लस CQ हो जाएगा BC। डन, हैंस प्रूव्ड। हमको ये प्रूव करना था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 equal designs shown in the given figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. अब यहाँ पर जो डिजाइन बनी हुई है इस टेबल कवर में, वो डिजाइन है सेगमेंट में। जैसे ये अगर सेंटर है, ये हो गया रेडियस, तो ये पूरा होगा हमारा सेक्टर और ये है हमारा एक ट्राइंगल, और ये जो डिजाइन बनी हुई है ये सेगमेंट में बनी हुई है। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के बाद उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो ये डिजाइन का एरिया आ जाएगा। एक डिजाइन का एरिया आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 3 4 5 6, टोटल 6 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो टोटल 6 डिजाइन का एरिया आएगा। और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से, देन फाइनल हमारा जो कॉस्ट है वो आ जाएगा। रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट हो गए, तो हमारा जो थीटा है वो यहीं से आ जाएगा। थीटा पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का, देव थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय कितने इक्वल पार्ट किए हैं, 6 इक्वल पार्ट, तो 6 6 36 0, तो थीटा आ गया 60, है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम फाइंड करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं, जो कि होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो थीटा यानी कि 60 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हमको नहीं देके रखी है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 28 इंटू 28, 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 7 4 28, तो ये हो जाएगा 11 4 44 इंटू 28 डिवाइड बाई 3,
28 इंटू 44 कर दो, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11 इंटू 1 1 2, सो 2 3 2 1 1 2 3 2 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका कुछ करेंगे नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में अभी इसको और कैलकुलेशन में यूज करना है, तो एज इट इज रखते हैं यहाँ पे 1232 / 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सा है, ये थीटा अभी हमने फाइंड किया 60 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 60 डिग्री है, आप इसको x प्लस एक्स भी मानो, 60 प्लस एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 कितना होता है, 120, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगाएंगे। सेकंड जो हम फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a², और रेडियस कितना है 28, तो इसके लिए ये चारों साइड जो है वो 28 हो गई, क्योंकि इक्विलेटरल है ना, तो a² यानी कि साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर देके रखा है, 28 रेडियस है। नाउ √3 की वैल्यू बोला है 1.7 लेना है अपॉन 4, और a² 28 इंटू 28, 4 7 ज़ा 28। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 7, 119 इंटू 28, 8 9 ज़ा 72, 8 1 ज़ा 8, 15, 8 1 ज़ा 8 1 9, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 1 ज़ा 2, तो 2 13 10 13, 333 और डेसिमल था ना एक, तो पीछे से एक के बाद डेसिमल, तो ये आया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, या फिर आप बोलो एरिया ऑफ डिजाइन, क्योंकि वो सिर्फ सेगमेंट में ही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आया था 1232/3, 1232/3 माइनस करना है 333.2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे इंटू 3, ऊपर भी इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1232 माइनस 999.6 डिवाइड बाय 3, 1232.0 और 999.6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3 और 11 माइनस 9 2, तो ये आया 232.4 डिवाइड बाय 3। अभी भी इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन अभी बाकी है। ये जो हमने फाइंड किया ये सिर्फ एक का है, सिर्फ इतने का एरिया है, लेकिन हमको तो पूरे के पूरे 6 डिजाइन का एरिया फाइंड करना है ना, तो इसको हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और फिर करेंगे रेट से मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट हम यहां पर लिख देते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिजाइन। कैलकुलेशन देखना, मेन वही है, 232.4/3 ये कितने का एरिया है, एक डिजाइन का। ऐसे हमारे पास 6 डिजाइन है और उन सब को बनाने का जो रेट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो है 0.35, तो 0.35 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4 6 4.8 इंटू 0.35।
ठीक है, 464.8 इंटू 35, लास्ट में लगा देंगे पॉइंट सब में। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 24, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 4 जा 20 और 3 23, इंटू 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 4 जा 12 और 1 13, 0 8 6 12, 3 4 5 1 6 1, यहाँ 2 के बाद है और यहाँ टोटल 3 के बाद डेसिमल 1 2 3, तो ये आएगा 162.68 रुपीज। क्लियर है, समझ में आया? मेन यहाँ पे कैलकुलेशन ही था, अगर आप स्टार्टिंग से डिवीजन कर देते तो ये परफेक्ट आंसर नहीं आता और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता। तो अगर आपको पता है कि ये वैल्यू का आगे और इसमें कैलकुलेशन है तो इधर पर सीधा डिवाइड नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो कॉस्ट है इस डिजाइन को बनाने का वो है 162.68 रुपीज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 प्रोबेबिलिटी से है, बहुत ही इजी चैप्टर है, वेटेज भी अच्छा खासा है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 90 डिस्क हैं बॉक्स में, और फिर रैंडमली एक ड्रॉ की है हमने। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट पेयर्स। तो एक सिंगल डिजिट नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 90 है। तो पहला सिंगल डिजिट नंबर 1 से चालू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही सिंगल डिजिट नंबर है, तो 9/90, 10 से 90, तो पहले का आंसर आ गया 1/10। डन। चलो दूसरा परफेक्ट क्यूब, जो इसके अंदर आते हो, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 9 3 27, 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64, 5 का क्यूब होता है 125, जो कि इसके बाहर है तो नहीं आएगा। तो परफेक्ट क्यूब कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, तो 4/90। ठीक है, 2 2 4 और ये 45, तो 2/45। डन, सेकेंड भी हो गया। अब तीसरा पूछा है नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। देखो 2 और 3 नहीं है, ध्यान रखना, 2 और 3 नहीं, 2 एंड 3। तो हमको ऐसे नंबर चाहिए जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। सो नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? 2 3 से क्या होता है? 6। तो जो नंबर 6 से डिवाइड होंगे वो 2 और 3 दोनों से हो जाएंगे, है ना। अगर और लिखा होता तो 2 का अलग निकालते, 3 का अलग निकालते, फिर उन दोनों को ऐड करते और फिर 6 वाले को माइनस कर देते। ऐसा भी क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ है 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2 3 होता है 6, टोटल नंबर हमारे पास 90, तो डिवाइड कर दो। 6 1 6, 3 0, 6 5 30, यानी कि 15 ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 90 तक जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि वो 2 और 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। Therefore, probability of this event will be 15/90. 15 1s are 15, 15 6s are 90. So answer is 1/6. ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा गाला पेपर 5 का सेक्शन सी खत्म होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।